नमस्कार। एचपीआरसी की अपकमिंग टीजीटी, जेवीटी और बाकी के एग्जाम्स के लिए हमने एक अलग से नई सीरीज जो है वो स्टार्ट की है। इस सीरीज़ को जो है वो अभ्यास एचपीआरसी करके जो है वो हमने नाम दिया है। इस सीरीज़ में उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है वो कवर किया जाता है जो एचपीआरसी के द्वारा जो है वो ऑफिशियली सिलेबस में मेंशन किए गए हैं, और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में हम डिस्कस करते हैं ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाए तब भी आपकी हेल्प हो, और इनडायरेक्टली पूछा जाए तब भी आपकी जो है वो हेल्प हो सके। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं 26 मई इज ऑब्जर्व्ड एज साइंस डे इन स्विट्जरलैंड इन ऑनर ऑफ। तो बोलते हैं कि स्विट्जरलैंड में 26 मई को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, परंतु ये किसके सम्मान में जो है वो मनाया जाता है। देखिए 26 मई जो है वो विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड में ये जो 26 मई को मनाया जाता है ये जो है वो इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 26 मई को जो है वो साइंस डे मनाया जाता है। जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे उनकी ऑनर में जो है ये मनाते हैं। ऑप्शन सी जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि 26 मई साइंस डे के रूप में स्विट्जरलैंड में मनाया जाता है इन द ऑनर ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। यहाँ पर देखिए क्यों मनाया जाता है मई 26 को जो है वो साइंस डे मनाने के पीछे का रीज़न ये है क्योंकि कलाम साहब के द्वारा जो है वो इस दिन स्विट्जरलैंड में जो है स्विट्जरलैंड की जो है वो यात्रा की गई थी, और कलाम साहब जो है वो फर्स्ट हेड ऑफ इंडियन स्टेट थे। जब ये प्रेसिडेंट थे तब इनके द्वारा विजिट किया गया था, तब इन्होंने जो है वो लगभग 30 सालों के गैप के बाद जो है वो स्विट्जरलैंड को जो है वो विजिट किया था। और कलाम साहब प्रेसिडेंट रहे, और फिर जब वो स्विट्जरलैंड गए तो स्विट्जरलैंड ने उनके सम्मान में ये साइंस डे मनाने की घोषणा जो है वो की। अच्छा, इंडिया में भी जो है वो साइंस डे मनाया जाता है। इंडिया में ये साइंस डे जो है वो कब जो है वो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और इसके बारे में क्या क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। देखिए साइंस डे जो मनाया जाता है हम इंडिया में जो है जो मनाते हैं वो मनाते हैं हम फरवरी के महीने में। फरवरी के महीने में 28 फरवरी को जो है हम साइंस डे जो है वो मनाते हैं। 28 फरवरी को साइंस डे मनाने के पीछे का रीज़न ये है क्योंकि सीवी रमन जी के द्वारा डिस्कवरी की गई थी रमन इफेक्ट की 1928 में, और उसी को कमेमोरेट करने के लिए, उसी को सम्मान देने के लिए हम ये मनाते हैं। 2025 में जो नेशनल साइंस डे हमने मनाया उसकी थीम क्या रखी गई थी, उसकी थीम रखी गई थी एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। तो अभी आप देख रहे हैं कि कम से कम 1 साल पुराने करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, और हमारी उत्तीर्ण सीरीज से सारे करंट अफेयर कवर भी हो रहे हैं। आपने पिछले कल ही देखा होगा जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्जाम होता है उसमें भी। तो इस तरह से थीम्स, इस तरह से इंपॉर्टेंट डेज वो सारे हम टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहेंगे यहाँ पर, ताकि रिवीजन भी आपका होता रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो बोलते हैं कि प्रकाश को विद्युत आवेग में बदलने के लिए मानव आंख का कौन सा हिस्सा जो है वो जिम्मेदार होता है। देखिए ह्यूमन आई के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, और अलग अलग पार्ट का अपना अपना रोल जो है वो होता है। ठीक है, तो ह्यूमन आई का वो कौन सा पार्ट है जो कि कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो होता है। वो पार्ट है रेटिना। ऑप्शन बी जो है वो रेटिना इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। रेटिना ये पार्ट है। ह्यूमन आई के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन आई में कितनी लेयर्स जो है वो होती हैं। तो 3 लेयर जो है वो ह्यूमन आई में जो है वो होती हैं, और जो ह्यूमन आई में देखते हैं कि ह्यूमन किसी की आई का कलर कौन सा है, अलग अलग कलर होते हैं लोगों की आईज के। तो जो डिस्टिंक्टिव कलर होता है आईज का वो कौन से पार्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आइरिस पार्ट ऐसा है जो कि अलग अलग कलर के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल जो है वो होता है। ह्यूमन आई में जो आपको पता है कि कहते हैं कि आई डोनेट किसी के द्वारा कर दी गई। तो जब आई डोनेशन की बात होती है तो ऐसा नहीं है कि पूरा पार्ट डोनेट किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट डोनेट होता है, वो होता है कॉर्निया पार्ट। कॉर्निया पार्ट डोनेशन में जो है वो इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं है कि पूरी आंख निकाल कर किसी को दे दी, नहीं, सिर्फ कॉर्निया जो पार्ट है वही डोनेशन में काम आता है। और ब्लाइंडनेस जो होती है ना, किसी को नहीं दिखाई देता है, वो कैसे होता है? वो होता है जब कॉर्निया में ड्राइनेस और हार्डनेस होती है, तो उसके कारण जो है वो होता है। कॉर्निया में जब हार्डनेस और ड्राइनेस होती है तो ब्लाइंडनेस उससे जो है वो हो जाती है। तो ह्यूमन आई के ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन जो है वो आप ध्यान रखना। जो बेसिक से क्वेश्चन मैंने बताए यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। ठीक है, एक तो हमने रेटिना का जान लिया, एक हमने कॉर्निया का जान लिया, एक हमने जो है वो आइरिस पार्ट का जो है वो इंपॉर्टेंस या फिर इनके रोल जो है वो जान लिए। आगे बोलते हैं विच रिट इज इशूड व्हेन द कोर्ट फाइंड्स दैट अ पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट इज नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस। तो बोलते हैं कि कौन सी रिट तब जारी की जाती है जब अदालत को ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति जिस पद के ऊपर है, जिसने उस पोस्ट को धारण किया हुआ है, परंतु वो उस पोस्ट का हकदार नहीं है। देखिए, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई इंसान ऐसी पोस्ट के ऊपर बैठा है जिसके वो काबिल नहीं है, जिसके लिए वो जो है वो एंटाइटल्ड नहीं है, तो कोर्ट रिट भी इशू कर सकती है, और उसके लिए क्यू वारंटो रिट जो है वो इशू की जाती है। ऑप्शन
ऑप्शन बी सही आंसर है। हमारे जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है उनके पास 5 तरह की अलग अलग रिट जो है वो होती हैं। अब रिट जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, पहले क्यू वारंटो रिट देख लिए। इसका मतलब होता है बाई व्हाट अथॉरिटी और व्हाट इज योर अथॉरिटी, ये इसका मतलब जो है वो होता है। तो कई बार इसका मतलब ही एग्जाम में पूछा जाता है। बोलते हैं ये रिट तब इशू की जाती है जब कोई व्यक्ति ऐसी पोस्ट के ऊपर है, ऐसा उसने पोस्ट को होल्ड कर रखा है जिसके लिए वो एंटाइटल्ड नहीं है, तब इस रिट को जो है वो इशू जो है वो किया जाता है। इस रिट से होता ऐसे है कि जिस पर्सन ने उस पोस्ट को होल्ड किया है जिसके लिए वो एंटाइटल्ड नहीं है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी ही होल्ड्स द ऑफिस, कि किस अथॉरिटी से उसने उस ऑफिस को जो है वो होल्ड किया है। हमारे पास हैबस कॉर्पस रिट भी आती है। हैबस कॉर्पस रिट जो है वो इशू होती है टू रिलीज अ पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड अनलॉफुली वेदर इन पर्सन और प्राइवेट कस्टडी। देखिए अगर किसी भी पर्सन को अनलॉफुली जो है वो डिटेन किया गया है तब ये हैबस कॉर्पस रिट जो है वो इशू होती है। मैंडेमस मतलब वी कमांड, ये इट तब इशू होते टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी। मतलब इसका मतलब ही वी कमांड होता है तो कोर्ट इसमें कमांड देता है। एक सेरिटोरी रिट होती है, इसका मतलब होता है टू क्वैश द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय एन इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और क्वैसी जुडिशियल बॉडी। अगर किसी भी इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और क्वैसी जुडिशियल बॉडी के द्वारा जो है वो कोई भी इस तरह का ऑर्डर दिया गया है तो उसको क्वैश करने के लिए, रद्द करने के लिए जो है उस तरह की रिट इस्तेमाल में लाई जाती है। और एक और रिट होती है जो प्रोविजन रिट होती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये प्रोविजन रिट होती है। इस रिट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू फॉरबिड, ये इशू की जाती है हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट और किसी ट्रिब्यूनल को जो है वो इशू जो है वो की जाती है। तो प्रोविजन रिट भी होती है। हमने 5 तरह की रिट जो है वो टोटल पढ़ी और टोटल 5 रिट ही होती हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ जाता है कि कितनी तरह की रिट जो है वो होती है, तो 5 तरह की रिट जो है वो होती है, ये ध्यान रखना आपने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू पार्डन अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत के संविधान किस अनुच्छेद के द्वारा जो है वो भारत का राष्ट्रपति क्षमा करने का अधिकार जो है वो उसके पास होता है। देखिए भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है, वो किसी को भी क्षमा याचना जो है वो दे सकता है। अगर कोर्ट के द्वारा किसी को सजा दी गई है, फांसी की सजा दी गई है, तो उसको जो है वो क्षमा किया जा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ये आर्टिकल नंबर 72 में मेंशन है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। अब देखो प्रेसिडेंट के पास जो है अलग अलग तरीके हैं पार्डन करने के भी, जैसे कि एक पार्डन ही आ जाता है, उसमें 5 तरह के तरीके हैं। एक पार्डन आता है, एक कम्यूटेशन जो है वो आता है। हम जानेंगे कि इनमें क्या फ़र्क होता है और किसमें जो है वो क्या क्या होता है। पहले मैं लिख देता हूँ साथ साथ में। कम्यूटेशन आता है, एक रीएमिशन जो है वो आता है, रीमिशन जो आता है एक ये होता है, एक रिस्पाइट आता है, एक रिस्पाइट के बाद एक रिप्राइव जो है वो आता है। ठीक है, ये 5 तरीके जो है वो आते हैं। पार्डन में तो क्या होता है कि किसी की जो सज़ा है उसको जो है वो माफ़ कर देना, इसमें ये होता है। कम्यूटेशन में क्या होता है, इसमें ये होता है कि किसी को हार्ड टाइप की पनिशमेंट दी गई है, जैसे कि किसी को मौत की सज़ा सुनाई गई है कोर्ट के द्वारा, तो उस मौत की सज़ा को जो है वो कन्वर्ट कर देना लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, यानी कि जेल की सज़ा में उसको कन्वर्ट कर देना, तो ये होता है कम्यूटेशन करना। रीमिशन एक होता है, रीमिशन में क्या होता है, इसमें सेंटेंस की पीरियड को रिड्यूस कर दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी को 2 साल की जो है वो पनिशमेंट दी गई है तो उसको 2 साल के बजाय 1 साल जो है वो कर देना। फिर रिस्पाइट जो है वो होता है, रिस्पाइट में क्या होता है, इसमें जो है वो जो सज़ा है उसको कम किया जाता है कुछ एक रीजंस के कारण, जैसे कोई वुमेन है वो प्रेग्नेंट है तो उसके कारण उसकी सज़ा को कम कर दिया जाएगा, कोई फिजिकली डिसेबल है तब भी वो एक केस जो है वो वहाँ पर हो जाता है। इस तरह से एक रिप्राइव होता है, रिप्राइव में क्या होता है, जैसे किसी को मौत की सज़ा दी गई है तो उस मौत की सज़ा को कुछ टाइम के लिए डिले कर देना। रिप्राइव से क्या होता है, फिर रिप्राइव से जो है वो प्रॉपर पार्डन के लिए जो है वो अप्लाई कर सकता है। तो इस तरह से ये अलग अलग पार्डनिंग के जो है वो तरीके हो गए जो कि आर्टिकल 72 के तहत जो है वो आते हैं। तो ये आर्टिकल 72 बड़े ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो वो गलत आपका नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलते हैं, बोलते हैं पीटी उषा मिस्ड द ब्रॉन्ज मेडल एट अ 400 मीटर हर्डल इवेंट बाय 0.01 सेकंड इन द ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि पीटी उषा ने किस वर्ष में आयोजित ओलंपिक खेलों में 0.01 सेकंड से जो है 400 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक से वो चूक गई थी। तो यहाँ पर ये ब्रॉन्ज मेडल से जो था वो चूक गई थी, 400 मीटर की रेस थी और 0.01 सेकंड से ये चूक गई थी यहाँ पर। तो ये कौन से ईयर की बात है, 1984 की जो है वो बात है। 1984 के ओलंपिक्स थे जब ये वहां पर चूक गई थी।
अगर हम पीटी उषा की बात करें तो ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं और इनको जो है वो क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड भी बोला जाता है या फिर इनको गोल्डन गर्ल भी बोला जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्डन गर्ल के नाम से किस एथलीट को जाना जाता है, तो वो पीटी उषा को जो है वो जाना जाता है। पीटी उषा जो है वो कौन से स्टेट से जो है वो संबंध रखती हैं, ये जो है वो केरल स्टेट से जो है वो संबंध रखती हैं। इनको 1983 में जो है वो अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था। 1985 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो पीटी उषा, उनके अवार्ड, ये भी एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में अलग तरीके से बनता है कि इनको कौन से अवार्ड दिए गए, पीटी उषा जो है वो कौन से ईयर में चूक गई थी ब्रॉन्ज मेडल से, ठीक है, वो सब आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT JVT एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और तैयारी को लेकर सीरियस हैं, सीरियसली तैयारी का मतलब यह है कि दो तरह की तैयारी है। एक तो टाइम पास कर रहे हैं, सिर्फ किताबें खोलकर बैठ जाते हैं। दूसरा है कि आप डेडिकेटेड हैं उस तैयारी के लिए, उस नौकरी के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये सही अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप दें और अपनी कमियों को इम्प्रूव कर जो है वो आगे बढ़ सके। तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जो है वो आप टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा स्लॉट 1 स्लॉट 2 तो फुल हो चुका है, स्लॉट 3 में अभी आप खुद को रजिस्टर कर पाएंगे। आगे बोलते हैं विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज मेघालय शेयर इट्स बॉर्डर। तो बोलते हैं कि मेघालय एक हमारा स्टेट है, बोलते हैं मेघालय कौन सी कंट्री के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। देखिए, मेघालय की अगर हम बात करें तो मेघालय भूटान के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता, नेपाल के साथ भी नहीं करता, म्यांमार के साथ भी नहीं करता, बांग्लादेश के साथ ही करता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अब हम मेघालय को जो है वो इंडिया के मैप पर देखते हैं। यहाँ पर अगर आप इंडिया के मैप में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये मेघालय दिखाई देगा, ये मेघालय है, ये मेघालय है सारा का सारा। मेघालय की कैपिटल जो है वो शिलोंग में है और यहाँ पर ये बांग्लादेश के साथ जो है बाउंड्री शेयर कर रहा है। बांग्लादेश के साथ असम के साथ इसकी बाउंड्री लगती है इंडियन स्टेट्स में, और इंडियन स्टेट्स में त्रिपुरा के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है और ये वेस्ट बंगाल के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मेघालय के बारे में, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मेघालय से होकर गुजरती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ से आएगी, यहाँ से, तो ये मेघालय से होकर जो है वो नहीं गुजरती। ये कौन कौन से इंडियन स्टेट से होकर जो है वो गुजरती है। देखो, पहले तो ये गुजरात में आएगी, गुजरात के बाद राजस्थान में, राजस्थान के बाद ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद ये छत्तीसगढ़ में आएगी, छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में आएगी, राजस्थान के बाद वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा में और त्रिपुरा के बाद मिजोरम में। तो इन इंडियन स्टेट्स को जो है ये टच करती हुई जाती है। टोटल कितने इंडियन स्टेट्स हैं जिनको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो टच करती है? टोटल 8 इंडियन स्टेट्स हैं जिनको ये टच करके जो है वो निकलती है। ठीक है जी, तो 8 इंडियन स्टेट्स आपने जान लिए, आपने मेघालय का बॉर्डर देख लिया। और मेघालय के बॉर्डर के साथ आप ज़रूर ध्यान रखें कि इंडिया सबसे लंबा बॉर्डर जो है वो शेयर बांग्लादेश के साथ ही जो है वो करता है। इंडिया के कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं? तो इंडिया के 5 ऐसे स्टेट हैं। एक तो वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल के अलावा जो है वो असम स्टेट आप एक देख रहे हैं, ये भी यहाँ पर बांग्लादेश के साथ बाउंड्री लगाता है। असम के अलावा मेघालय तो आप देख ही रहे हैं। मेघालय के अलावा त्रिपुरा एक बाउंड्री शेयर करता है और त्रिपुरा के अलावा मिजोरम भी जो है वो बांग्लादेश के साथ यहाँ पर बाउंड्री शेयर करता है। तो ये 5 इंडियन स्टेट जो हैं वो बांग्लादेश के साथ प्रॉपरली बाउंड्री शेयर करते हैं। चलिए जी, इतना काफ़ी है यहाँ से जानने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, उनके ऊपर आपको विचार करना है। सबसे पहले बोलते हैं गुप्ता इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन एंशिएंट इंडिया, कि प्राचीन भारत में सबसे अधिक जो संख्या में सोने के सिक्के जारी किए गए थे वो गुप्ता पीरियड में जो था वो किए गए थे। और दूसरे में बोलते हैं यशोधा वॉज द फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीरा, कि यशोधा जो है वो महावीर के पहले शिष्य थे। अगर हम बात करते हैं गुप्ता पीरियड की, तो ये बात बिल्कुल सही है। गुप्ता पीरियड जो है इसको गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है हिस्ट्री में, और यहाँ पर गोल्ड के सिक्के जो है वो बहुत ज़्यादा जारी जो है वो किए गए थे। देखिए, गुप्ता पीरियड की अगर हम बात करें तो श्रीगुप्त इसके पहले शासक आते हैं, फिर चंद्रगुप्त प्रथम आए, समुद्रगुप्त आए, चंद्रगुप्त सेकंड आए, चंद्रगुप्त सेकंड के बाद कुमारगुप्त फर्स्ट आए, फिर स्कंदगुप्त जो था वो आए थे। और एक और क्वेश्चन ध्यान रखना है कि गुप्ता पीरियड के अंतिम शासक कौन थे, तो वो विष्णुगुप्त थर्ड जो था वो आते थे। विष्णुगुप्त तृतीय जो था वो गुप्ता पीरियड के जो है वो अंतिम शासक जो था वो हुआ करते थे। अब हम गुप्ता पीरियड की पहली स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं कि पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपने देखा होगा गुप्ता पीरियड के कुछ क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जैसे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा था? V.A. स्मिथ के द्वारा कहा गया था। समुद्रगुप्त के द्वारा जो है वो कविराज
कविराज की उपाधि भी जो था वो धारण की गई थी। वैसे ही जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कालिदास किसके कार्यकाल के दौरान हुआ करते थे, वो चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल के दौरान जो था वो हुआ करते थे। क्वेश्चन जो है वो ये भी बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी जो बनाई गई थी वो किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो वो कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा जो था वो बनवाई गई थी। कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा यूनिवर्सिटी जो था वो बनाई थी। तो इस तरह के क्वेश्चन गुप्ता पीरियड के शासकों के बारे में बनते हैं। अब यहाँ पर बोलते हैं यशोधा वॉज द फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीरा, कि यशोधा जो है वो महावीर के फर्स्ट डिसिपल थे। अगर हम देखिए महावीर के बारे में बात करते हैं तब भी आपको यहाँ से थोड़ी सी जानकारी होना ज़रूरी है। महावीर के जो पहले जो है वो डिसिपल थे, पहले जो इनके शिष्य थे वो कौन थे, यशोधा थे? नहीं, यशोधा नहीं थे। दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। कौन थे इनके पहले जो शिष्य थे? इनके पहले शिष्य जो था वो जमाली हुआ करते थे, दामाद थे ये जमाली जो था वो इनके पहले शिष्य जो था वो हुआ करते थे। यशोधा का भी आपने ध्यान रखना है कि यशोधा जो है वो महावीर की पत्नी का नाम था, महावीर की पत्नी थी यशोधा, और इनके पहले शिष्य जमाली थे जो दामाद थे इनके। और अगर हम महावीर के बारे में बात करते हैं तो जैन धर्म में हमें अलग अलग तीर्थंकर जो है वो देखने को मिले। हमने सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव देखने को मिलते हैं, इनको आदिनाथ भी जो है वो बोला जाता है। और इसी तरह हमें जो है वो 24वें नंबर के तीर्थंकर देखने को मिले महावीर। महावीर जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात महावीर जो है वो कैवलिन कहलाए थे। और कैवलिन ये कहलाए थे, इनका जो प्रथम उपदेश था राजगृह के निकट वितुलांचल पहाड़ी पर मेघ कुमार को इन्होंने दिया था, और जमाली को उन्होंने अपना पहला शिष्य जो था वो बनाया था। महावीर के जीवन काल में जो है वो 10 गणराज्यों की मृत्यु हो गई थी, केवल जो सुधर्मन थे वही जीवित जो था वो बचे थे। महावीर का जन्म कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी पत्नी का नाम मैंने यशोधा आपको बता ही दिया है। और इनकी मृत्यु पावापुरी में जो था वो हुई थी 468 ईस्वी पूर्व जो था वो इनकी मृत्यु जो था वो हुई थी। तो ये महावीर के बारे में जो है वो आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जाने आपने। तो यहाँ पे बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली वन इज करेक्ट, पहला ही सिर्फ सही होगा, दूसरा सही नहीं है। आगे बोलते हैं द नेम ऑफ एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां वॉज, तो शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा जो था वो उसका क्या नाम हुआ करता था? मुगल अगर हम शासकों में देखते हैं तो हमें अलग अलग मुगल शासक देखने को मिले। वैसे ही शाहजहां के बारे में पूछा गया है कि शाहजहां का जो सबसे बड़ा बेटा हुआ करता था उसका क्या नाम था? तो शाहजहां के सबसे बड़े बेटे का नाम दारा सिकोह जो था वो था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ताजमहल जो हम कहते हैं, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने ही जो था वो करवाया था। अब देखिए शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। कहा जाता है कि 14 संतानें थी, 14 संतानों में 4 पुत्र 3 पुत्रियां ही जीवित बच पाई थी। इनकी बेटी एक जहां आरा भी हुआ करती थी, ये भी जो है वो हिस्ट्री में पूछी जाती हैं कहीं ना कहीं पर। दारा सिकोह इनके सबसे बड़े बेटे जो था वो हुआ करते थे। परंतु इसके बाद जो राजा बने थे वो कौन बने थे? तो शाहजहां के बाद जो है वो औरंगजेब जो था वो राजा बने थे। औरंगजेब इनको जो है वो मयूद्दीन मोहम्मद औरंगजेब के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल के गर्भ से ये पैदा हुए थे। शाहजहां के द्वारा जो है वो इलाही संबत एक हुआ करता था, इलाही संबत को समाप्त कर दिया गया था और फिर से इसने हिजरी संबत को जो है वो प्रारंभ जो था वो किया था। तो ये शाहजहां के बारे में है। अगर हम मुगल साम्राज्य की बात करते हैं तो मुगल साम्राज्य के बारे में क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं? मुगल साम्राज्य में जो है वो सबसे पहले मुगल शासक जो था वो कौन थे? तो मुगल शासक सबसे पहले बाबर थे। बाबर के द्वारा ही मुगल जो है वो मुगल शासन की यहाँ पर नींव रखी गई थी भारत में। इनके कार्यकाल में 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई थी। उसके बाद हुमायूं आते हैं। हुमायूं के बाद जो है वो अकबर आते हैं। अकबर के बाद जो है अकबर के कार्यकाल के दौरान दूसरी पानीपत की लड़ाई हुई थी 1556 में। अकबर के बाद जो है वो जहांगीर आते हैं। जहांगीर के बाद आए आपके शाहजहां। शाहजहां के बाद औरंगजेब जो था वो आए थे। और उसके बाद भी अलग अलग मुगल शासक रहे, इतने फेमस तो नहीं रहे परंतु फिर भी उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो हम अगली वीडियोस में ज़रूर पढ़ेंगे। फिलहाल इतना आप यहाँ से जो है वो ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट में बोलते हैं डेंसेस्ट मेटल ऑन अर्थ इज ऑस्मियम, कि पृथ्वी पर सबसे घनी धातु जो है वो ऑस्मियम है। दूसरे में बोलते हैं ऑन्कोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ, की ऑन्कोलॉजी जो है वो पृथ्वी की वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो होती है।
या फिर पृथ्वी के वैज्ञानिक अध्ययन को जो है वो ऑन्कोलॉजी बोला जाता है। और उससे आगे बोलते हैं माउंट किलिमंजारो इज अ वोल्केनो इन इटली, कि माउंट किलिमंजारो एक जो है वो ज्वालामुखी है जो इटली में आता है। और चिन्नूक इज अ वार्म ड्राई विंड, चिन्नूक एक वार्म ड्राई विंड जो है वो आती है। हम सबसे पहली स्टेटमेंट से ही जो है वो विचार करना स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं डेंसेस्ट मेटल ऑन अर्थ इज ऑस्मियम, कि पृथ्वी पर जो सबसे घनी धातु है वो ऑस्मियम है। देखिए ऑस्मियम अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ऑस्मियम ही जो है वो पृथ्वी पर सबसे डेंसेस्ट मेटल आती है। अगर डेंसेस्ट प्लेनेट की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा अर्थ जो है वो आता है, पृथ्वी हमारा सबसे घना ग्रह जो है वो आता है। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। आगे बोलते हैं ऑन्कोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ। देखिए ऑन्कोलॉजी अर्थ की साइंटिफिक स्टडी को नहीं बोलते हैं। ऑन्कोलॉजी किसको बोला जाता है? ऑन्कोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ कैंसर को जो है वो बोला जाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ कैंसर को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी, तो ये गलत हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ, तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ अर्थ को जो है वो जियोलॉजी जो है वो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जियोलॉजी जो है वो इसको बोला जाता है। वैसे ही एक ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन जो है वो बनता है, स्टडी ऑफ मून को जो है वो क्या बोलते हैं? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्टडी ऑफ मून को क्या बोलते हैं, तो उसको सेलिनोलॉजी जो है वो बोला जाता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SELENOLOGY, ये स्टडी ऑफ मून को जो है वो बोला जाता है। दूसरी स्टेटमेंट गलत हुई। बोलते हैं माउंट किलिमंजारो इज वोल्केनो इन इटली, माउंट किलिमंजारो क्या वोल्केनो है इटली में? नहीं, इटली में ये वोल्केनो जो है वो नहीं आता। ठीक है, अगर ये इटली में नहीं आता तो कहाँ आता है? ये वोल्केनो जो है वो तंजानिया में जो है वो आता है। कहाँ पर? तंजानिया में ये वोल्केनो जो है वो आता है। अगर हम बात करते हैं कोई ऐसा वोल्केनो जो इटली में जो है वो स्थित है, ठीक है, इटली में वोल्केनो अगर कोई स्थित है तो वो कौन सा है? वो है माउंट इटना। माउंट इटना ऐसा वोल्केनो है जो इटली में जो है वो स्थित है। इटली वाला भी है, माउंट इटना इटली में स्थित है। तो तीसरी स्टेटमेंट भी गलत हो गई। चौथी में बोलते हैं चिन्नूक इज अ वार्म ड्राई विंड, चिन्नूक एक गर्म सूखी हवा है। बिल्कुल सही बात है, इसको चिन्नूक को जो है वो वार्म ड्राई विंड भी बोलते हैं। और हमारे पास अगर हम बात करते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो पहली और चौथी स्टेटमेंट ही सिर्फ सही है, बाकी की स्टेटमेंट्स गलत दी गई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिटेल में मैंने लिखा भी है, डेंसेस्ट मेटल ऑस्मियम ही आती है। जियोलॉजी इज दी साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ, बिल्कुल सही बात है। और माउंट किलिमंजारो वोल्केनो तंजानिया में आता है, इटली वाला वो माउंट इटना है। चिन्नूक इज वार्म ड्राई विंड है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी सही होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं बोलन पास इज लोकेटेड इन, तो बोलते हैं बोलन पास, बोलन दर्रा जो है वो कहाँ पर स्थित है? अगर हम बात करते हैं पासिस की, और ये सिर्फ इंडिया के पासिस की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है पूरे वर्ल्ड के पासिस की। तो बोलन क्या इंडिया में, क्या भूटान में, क्या पाकिस्तान में, क्या चाइना में आता है? बोलन पास इंडिया में नहीं आता, भूटान में भी नहीं आता, ये पाकिस्तान में जो है वो आता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडिया के अगर आप इंपॉर्टेंट पासिस के बारे में जानेंगे तो इंडिया में आपको जिलिप ला देखने को मिल जाएगा। जिलिप ला पास ये जो है ये कहाँ पर आता है? ये जो है वो सिक्किम में आता है। सिक्किम से जो है ये तिब्बत की ओर रास्ता जाता है, तो सिक्किम और तिब्बत के बॉर्डर पर जो है ये स्थित है। हमारे पास नाथुला पास जो है वो आता है। नाथुला पास का भी एक क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पर ये स्थित है, तो ये पास सिक्किम में जो है वो स्थित है। एक हमारे पास शिपकिला आता है। शिपकिला भी आपने ध्यान रखना है कि ये हिमाचल में आता है, चाइना के बॉर्डर के साथ ही लगता है। ठीक है, शिपकिला भी आपने ध्यान रखना है। तो ये दर्रे हमारे पास इंडिया के जो मोस्ट फेमस दर्रे एग्जाम में रिपीट कर कर पूछे गए हैं, एक तो वो हो गए। बाकी तो हमारा रोहतांग दर्रा हो गया जो हिमाचल में आते हैं। हिमाचल के दर्रे तो हमने बहुत बार पढ़े ही हुए हैं। हाँ, यहाँ पर जब याद रख रहे हैं तो एक बोमदिला पास भी ध्यान रख लेना। ये बोमदिला पास जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश को ये भूटान के साथ जो है वो जोड़ता है। तो क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सा दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश को भूटान के साथ जोड़ता है, तो भूटान के साथ बोमदिला दर्रा जो है वो जोड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ से याद रखे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ ट्री। तो अगर किसी पेड़ की आपको आयु निर्धारित करनी है तो किसके माध्यम से आप एज ऑफ ट्री जो है वो निर्धारित कर सकते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अभी आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट कर कर बताना है। इससे पिछला पार्ट जो था ना हमारा H13 पार्ट इसी सीरीज़ का, उसमें हमने ये डिटेल से जो था वो डिस्कस किया था, पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था। तो अभी कमेंट कर कर बताइए। अगर टेलीग्राम पर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो एग्जाम में आपकी हेल्प करती हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो गए, चाहे वो इंपॉर्टेंट
जो है नोटिफिकेशन होगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।